चलिए ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं कि फिज़िक्स का 11th चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, क्लास 10th के लिए, जो कि यूपी बोर्ड के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसको मैं 20 मिनट के अंदर कवर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आपका इसमें से कम 7-8 नंबर तो एकदम फिक्स ही रहेगा, न्यूमेरिकल और प्लस जो आपका रिटन है वो सब मिलाकर आपको 7-8 नंबर मिल जाएंगे। ठीक, तो हम पहले स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले है क्या, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है पहले ये समझेंगे। जब किसी कंडक्टिंग वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो वहाँ पर करंट जनरेट हो जाती है। ठीक, या आप ये समझिए कि जिस कंडक्टर के एंड पर हम वोल्टेज को अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बोली जाती है। ठीक, सबसे पहली बात इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन या मूवमेंट ऑफ चार्ज। जब चार्ज कंडक्टर के अंदर फ्लो होता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक, अब ये इलेक्ट्रॉन है क्या, इलेक्ट्रॉन जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट जो है एटम के अंदर पाया जाता है इलेक्ट्रॉन। ये रैंडमली हमेशा रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किससे बना होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से बना होता है। ठीक, जो कि सेंटर के ऊपर होता है। ये हमने इसे कहा कि न्यूक्लियस, इसके चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घूमा करते हैं, ये चार्ज होता है। ठीक, यही इलेक्ट्रॉन जब मूवमेंट करते हैं किसी कंडक्टिंग वायर के अंदर तब वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। अब आता है कंडक्टर क्या है, कंडक्टर। ठीक, ऐसे मटेरियल जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो कर जाता है उसे हम बोलते हैं कंडक्टर। ठीक, या ये कहिए आप जिस मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है या चलती है उसे हम बोलते हैं कंडक्टर। ठीक, इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो। फिर आता है इंसुलेटर। इसका दूसरा नाम है बैड कंडक्टर। ठीक, ऐसे मटेरियल जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर पाता है उसे हम बोलते हैं बैड कंडक्टर बोला जाता है। जैसे वुड, लकड़ी के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होता है इसलिए उसे हम बैड कंडक्टर कहा जाता है, कहते हैं। और आप ये समझिए जब किसी को करंट लगता है तो आप लकड़ी का इस्तेमाल करिए, किसी लोहे या कोई मेटल का इस्तेमाल मत करिए क्योंकि वो कंडक्टर होता है। तो यहाँ पर मैं इजीली फ्लो हो रहा है कंडक्टर के लिए, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ कॉपर, एल्युमिनियम और आयरन, सिल्वर, ये सब क्या है, कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। अब आता है सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर क्या, इसे कहते हैं अर्धचालक। सेमी कंडक्टर वो मटेरियल है जो टेम्परेचर बढ़ने पर वो इजीली फ्लो होता है उनके अंदर इलेक्ट्रॉन। ठीक, इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर बढ़ाने पर इनके अंदर इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो होता है। जैसे चिप हुआ, जो आपके अंदर कंप्यूटर के अंदर चिप मिलती है, प्रोसेसर, ये सब सारी चीज़ें सेमी कंडक्टर की बनी होती है। ठीक, कंडक्टर आप जान पाए हैं, इंसुलेटर जान पाए हैं और सेमी कंडक्टर जान पाए हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं, रेजिस्टेंस क्या होता है, क्या रेजिस्टेंस क्या होता है, इसे प्रतिरोध भी कहा जाता है। ठीक,
ये रेजिस्टेंस तब इस्तेमाल किया जाता है जब किसी मटेरियल के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी आ जाए जो वो करंट का अपोज करती है, उसे बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक, अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टिंग वायर। जब किसी वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो जो प्रॉपर्टी उसे रोकने की कोशिश कर रही है उसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी? मटेरियल की प्रॉपर्टी, कोई दूसरी प्रॉपर्टी नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी। उस मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी है जो उसे रोकने की कोशिश कर रहा है, उसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? ठीक। अब आता है करंट। करंट क्या है? करंट हम उस कहते हैं जब चार्ज कितने सेकंड में फ्लो हो रहा है। द चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड। जो चार्ज फ्लो हो रहा है किसी समय के अंदर तो उसे हम बोलते हैं करंट। अगर यही चार्ज ज़्यादा चार्ज एक सेकंड में फ्लो होता है तो उसे बोलते हैं हाई करंट। अगर कम चार्ज फ्लो हो रहा है तो उसे लो करंट कहते हैं। ठीक। अब होता है वोल्टेज या वोल्ट भी कह सकते हैं। ठीक। वोल्टेज क्या है या वोल्ट क्या है? तो मैक्सिमम रेटिंग या आप ये कह सकते हैं जो आपका सोर्स है सोर्स ऑफ पावर दैट contain energy for drifting electron। वोल्टेज क्या है या वोल्ट क्या है? ये एक प्रकार का फोर्स प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को बनाने के लिए। ठीक। या एक लेवल क्रिएट करता है जो पोटेंशियल डिफरेंस को बताता है कि एक तरफ कम कर देता है, एक तरफ हायर पोटेंशियल कर देता है, एक तरफ लोअर पोटेंशियल कर देता है, जिसकी वजह से मूवमेंट होने लगता है इलेक्ट्रॉन का और वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। तो ये एक प्रकार का सोर्स ऑफ पावर है जो कि रखता है एनर्जी अपने पास, किसके लिए? इलेक्ट्रॉन को खिसकाने के लिए। ठीक। अब ये वर्क कैसे करता है? तो सबसे पहले मानिए आप कि आपके पास एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये बैटरी है। इसके बाद आपके पास दो वायर हैं जिसके अंदर आपको क्या करना है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवानी है। तो इसमें आपने देखा होगा बैटरी प्लस माइनस भी होती है। ठीक। जहाँ प्लस वाला है यहाँ पर हायर पोटेंशियल है, चार्ज का हायर पोटेंशियल है, और ये लोअर पोटेंशियल है। आपने देखा होगा जब पानी को आप छोड़ते हैं तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। ये थर्मोडायनेमिक का भी नियम है कि जो एनर्जी है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करती है। थर्मोडायनेमिक ये कहता है कि अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर हाई है तो वो कोल्ड की तरफ फ्लो करेगा। वो जो हीट है वो हायर बॉडी से लोअर बॉडी की तरफ वो क्या करेगी? फ्लो करेगी। उसकी हीट, ज़्यादा टेम्परेचर है बॉडी का तो उसका टेम्परेचर धीरे धीरे लो होगा। इसका मतलब उसकी हीट हायर से लोअर की तरफ जा रही है। आपने भी देखा दूसरी जगह कोई ऊपर छत पे चढ़ जाए तो ऊपर से कोई चीज़ फेंकता है वो नीचे ही आती है। इसका मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ आएगा। अब यहाँ पर चार्ज का पोटेंशियल हाई है, यहाँ पर बहुत कम है या जीरो मानिए, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इधर से चलेगा। क्यों?
यहाँ पर 0, यहाँ पर ज़्यादा, तो ये क्या करेगा, ड्रिफ्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को और कहाँ पर जाने की कोशिश करेगा, यहाँ पर। कब तक जाएगा, मान लिया यहाँ पर 100 कूलाम है, 100 कूलाम है, तो इसमें से 50 कूलाम जब तक इधर नहीं चला जाएगा और 50 इधर बचेगा, जब तक बराबर नहीं होगा तब तक के तो फ्लो जारी रहेगा ना। जब तक के दोनों तरफ पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाएगा तब तक के मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अब जैसे ही दोनों 50 हो जाएंगे, अब इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएगा, क्योंकि जितना पावर इधर से इसको ड्रिफ्ट करने में है उतना इधर से भी है। तो अब क्या होगा, ये एक स्टैग्नेशन पॉइंट आएगा जहाँ पर वो चीज़ें रुक जाएंगी। ठीक, तो ये क्या है, वोल्टेज क्या है, ये एक पावर है, सोर्स है पावर का, जो इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि वो मूवमेंट करे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब इसके बाद आता है ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ क्या कहता है, ओहम्स लॉ सिंपली कहता है कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वोल्टेज के। जितने ज़्यादा आप इसमें डिफरेंस बढ़ाते जाएंगे उतना ज़्यादा ही करंट बढ़ता जाएगा। जितने ज़्यादा पोटेंशियल हाई करते जाएंगे उतना ज़्यादा ही क्या हो जाएगा, करंट बढ़ता जाएगा। इनडायरेक्टली वे में ये भी है कि कहीं पर अगर करंट बढ़ रहा है तो इसका मतलब वहाँ पर वोल्टेज हाई है, तभी करंट हाई है। अब देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, ये चीज़ें किसके अंदर हो रही हैं, एक वायर के अंदर हो रही हैं। किसके अंदर हो रही है, वायर के अंदर हो रही हैं। तो हम इस प्रोपोर्शनलिटी के निशान को हटाएंगे और इसकी जगह पर क्या लाएंगे, I इज इक्वल टू IR इज इक्वल टू V। ठीक, या कर सकते हैं, ठीक है सही है। वोल्टेज बढ़ाने पर क्या बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है। ठीक, हमने क्या किया है, प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटाया है और वो जो करंट बढ़ रहा है वो किसके अंदर बढ़ रहा है, किसी वायर के अंदर बढ़ रहा है। तो वायर की रेजिस्टिव प्रॉपर्टी क्या है, उसका रेजिस्टेंस क्या है, वही तो शो ऑफ करेगा कि कितना वोल्टेज बढ़ाने पर कितना करंट बढ़ा। तो V इक्वल टू IR। ठीक, कोई दिक्कत। जो चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वो ये बताती है कि एक क्वांटिटी में कोई बदलाव करने पर दूसरी क्वांटिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात करें तो एक क्वांटिटी पे अगर प्रभाव डाल रहे हैं तो दूसरी क्वांटिटी पे भी प्रभाव उसी डायरेक्शन में लगेगा। जैसे कहीं पर आप कुछ खाएं, जैसे कोई दुकान है, वहाँ पर कस्टमर 10 है। अब अगर कस्टमर बढ़ जाए तो प्राइस भी बढ़ जाता है। किस लिए, क्योंकि कस्टमर बढ़ गए हैं, डिमांड ज़्यादा हो गई तो प्राइस भी बढ़ेगा। तो एक वैल्यू में चेंजिंग आने पर दूसरे में भी चेंजिंग आए, लेकिन दोनों सेम डायरेक्शन में हो। और एक होता है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब एक में बढ़ने पर दूसरी वाली घट जाए अपने आप। जैसे कहीं पर किसी चीज़ का प्राइस हाई हो गया है तो डिमांड कम हो गई, इसका मतलब एक चीज़ में बढ़ाने पर दूसरी घट जा रही है, वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था इसलिए ये आया है। ठीक, यही कहलाता है ओहम्स नियम, ओहम्स लॉ। इसका सिंबल होता है ये। ठीक, ओहम्स का सिंबल क्या है, ये R को डिनोट करता है, रेजिस्टेंस को डिनोट करता है। ठीक, रेजिस्टेंस को हम किससे दिखाते हैं, R से, जिसका सिंबल है ओहम। अब एक आता है मोहो, ये उल्टा होता है,
ये रेजिस्टेंस को नहीं दिखाता बल्कि कंडक्टेंस को दिखाता है। कंडक्टर क्या है? जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो कर जाए। और कंडक्टेंस क्या है? ये प्रॉपर्टी है कि कितनी इजीली फ्लो कर रहा है, तो उसे कहते हैं मोहो। आर का ओहम तो रेजिस्टेंस का ओहम, तो कंडक्टेंस का मोहो उसका उल्टा है। ठीक, तो आपको यहाँ तक पता चल गया। अब इसके बाद हम पढ़ाने वाले हैं कि जब कोई रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है तब कैसे चलता है, उसका रेजिस्टेंस कैसे जोड़ा जाता है, और अगर कोई सीरीज में हो तब कैसे जोड़ा जाता है। पहले इसे इरेज करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, अब हम फार्मूला निकालने वाले हैं पैरेलल और सीरीज का। पैरेलल रेजिस्टेंस। यदि कहीं पर रेजिस्टेंस पैरेलल जुड़े हों, कहीं पर रेजिस्टेंस पैरेलल जुड़े हों तो उनके अंदर कितना रेजिस्टेंस है उस पूरी सर्किट में, इसको कैसे पता करेंगे, उसके लिए फार्मूला निकालेंगे। मान लेते हैं हमारे पास पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, देखिए सब पैरेलल में है। और ये किससे जुड़े हुए हैं? बैटरी से। माइनस प्लस, बैटरी होगी, कोई वोल्ट होगा, इसका बैटरी है, कोई वोल्ट होगा। तो एक बात बताइए, ये वाला वायर यहाँ पर है और ये वाला वायर यहाँ पर है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में वोल्टेज कितना है? V है। इन दोनों के बीच में वोल्टेज कितना है? V है। सभी जो वायर है वो इसी दो पॉइंट से कनेक्टेड है। इसका मतलब तीनों रेजिस्टेंस में R1, R2, R3 तीनों में पोटेंशियल सेम होगा कि नहीं? हाँ, तो एक चीज़ हम लिख सकते हैं कि जो V है आपका, ठीक, जो V1 है वो किसके बराबर? ये V टोटल V किसके बराबर है? V1 प्लस V2 प्लस V3 के, ठीक, क्या है? V3 के बराबर है। V इक्वल टू होता क्या है? IR। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ I इंटू आर। यहाँ से जो करंट गई होगी वो क्या है? I। ठीक, इसमें जो गया होगा वो I1 R1, इसमें जो गया होगा वो I2 R2, यहाँ पर जो गया है वो I3 R3। ठीक, ठीक, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3। कोई दिक्कत? यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं हो रही है। क्या नहीं हो रहा है? कॉमन कोई भी चीज़ें नहीं हो रही है। किस लिए नहीं हो रही है? क्योंकि जो V1 है, V2 है, V3 है, इन सब का पोटेंशियल जोड़कर क्या है? V है। लेकिन सब में क्या जा रहा है? करंट क्या जा रहा है? V ही जा रहा है सब में। तो हमको यहाँ पर ये लेना चाहिए था कि जो करंट है, टोटल करंट यहाँ से जो गई है I, वो किसके बराबर है? जो I1 में गई है, जो I2 में गई है और जो I3 में गई है। ठीक, यहाँ पर जो आपने लिया था ये टोटल इसका सम क्या है? V ही है। V के बराबर है। जो हमने
I1 R1 अलग किया है, इसकी जगह पर हमको क्या लेना चाहिए था, I इजिकल टू I1 I2 I3। I क्या है, जो पूरे करंट जा रही है, I इजिकल टू क्या होगा, V बाई R बराबर I1 क्या होगा, देखिए इन दोनों के बीच का वोल्टेज क्या है, V, तो V बाई I1 है, तो V बाई R1, क्यों, I क्या है, V बाई R1, V बाई R2, किस लिए, क्योंकि इन दोनों के बीच का भी वोल्टेज क्या है, V ही है, प्लस यहाँ पर V बाई R3। कोई दिक्कत, देखिए 1 बाई R इजिकल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। किस लिए, V कॉमन हुआ और V से भी कैंसिल आउट हो गया है, तो आपको फार्मूला क्या मिला, 1 बाई R इजिकल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। अगर ऐसे और भी नंबर होते तो सिर्फ जुड़ जाता 1 बाई डॉट 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 1 बाई RM। अगर इतने जुड़े जितने नंबर हो तो आप उसमें आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक, समझ में आई बात। अब आते हैं हम लोग सीरीज के लिए, किसके लिए, सीरीज के लिए। यदि आपका रेजिस्टेंस सीरीज में हो, देखिए सीरीज का मतलब एक ही वायर से सारे रेजिस्टेंस जुड़े हो, ये है प्लस, ये है माइनस, ये है V। अब एक बात बताइए, यहाँ पर जब वोल्टेज है वो यहाँ पर होगा, नहीं होगा, किस लिए नहीं होगा, क्योंकि जो वोल्टेज जा रहा है यहाँ पर, तो इसने कुछ वोल्टेज खा लिया तो आगे कम नहीं हो गया, यहाँ पर वोल्टेज दूसरा होगा, यहाँ पर वोल्टेज दूसरा होगा, ठीक। लेकिन करंट सब में बराबर जाएगी, करंट इसी लाइन में जाएगी और पूरी जगह सेम होगी। जैसे यहाँ पर वोल्टेज सेम था, करंट बढ़ गई थी, ऐसे यहाँ पर वोल्टेज अलग अलग है और करंट सेम है, ठीक। तो इसका मतलब ये वाला टोटल V किसके बराबर होगा, V1 के बराबर, V2 के बराबर, V3 के बराबर, जबकि इसका रेजिस्टेंस R1 है, R2 है एंड R3 है। तो यहाँ पर लिख दें V1 प्लस V2 प्लस V3। अब एक बात बताइए, तीनों रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो यहीं से तो होगा, तो तीनों का हमने लिख दिया V1, तो V इजिकल टू V1 की जगह IR1 IR2 IR3, I सब में सेम है, और V की जगह यहाँ पर भी लिख दिया IR बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। देखिए I कॉमन हो रहा है और I से I कैंसिल आउट भी हो सकता है, IR बराबर I कॉमन ले ले, बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। देखिए I से I खत्म, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर ऐसे और ज़्यादा होते तो RM तक चला जाता, ठीक। तो आपके पास फार्मूला मिल गया दोनों। अगर पैरेलल में है तो आपको यहाँ पर देखना है, अगर सीरीज में है तो आपको यहाँ पर देख, ये 5 नंबर या 4 नंबर में प्रूविंग के लिए देता है। पैरेलल में आपको कुछ नहीं करना है, I को I1 I2 I3 के बराबर दिखा दीजिए और सीरीज में V को V1 V2 V3 के बराबर दिखा दीजिए। अब इसके बाद चलते हैं, एक और फार्मूला यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ मैं, रेजिस्टेंस का फार्मूला और भी होता है, रो L बाई A। L क्या होता है, कंडक्टर की लंबाई, L बराबर है लेंथ, A है क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया ऑफ वायर, R क्या है, रेजिस्टेंस, और रो क्या है, रेजिस्टिविटी, जिसका होता है ओहम मीटर, कितने ओम 1 मीटर में है, ठीक। चलिए ठीक है, अब इसके बाद हम न्यूमेरिकल कराएंगे। चलिए ठीक है, अब हमारे पास 3 क्वेश्चन है, पहला, दूसरा और एक तीसरा क्वेश्चन है।
इन तीनों क्वेश्चन को अगर हम सही से कर ले रहे हैं तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक, पहला है कि आपके पास 3 रेजिस्टेंस हैं जो कि पैरेलल जुड़े हुए हैं। इसमें कह रहा है टोटल रेजिस्टेंस बताइए कितनी है, फिर इसमें बताना है करंट कितना जा रहा है। क्या बता रहा है? करंट कितना जाएगा। तो हम निकालने जा रहे हैं 1/R, 1/R1, R1 की जगह पर क्या है 2, प्लस 1/R2 4, प्लस 1/R3 6। आप 1 2 3 किसी को भी ले सकते हैं, इसको भी 1 मान सकते हैं, इसको 2, इसको 3, इसको R1, इसको R2, इसको R3, या इसको R3, इसको R1, इसको R2, किसी को भी, बस तीनों लिखे होने चाहिए बस। तो 1/R इज इक्वल टू, देखिए ये नंबर सब अलग अलग हैं, इन्हें हमें क्या करना पड़ेगा, बराबर करेंगे एलसीएम की वजह से। तो इसे हम बना सकते हैं 3 से मल्टीप्लाई करके 12 बना सकते हैं, इसे 2 से मल्टीप्लाई करके 12 बना सकते हैं, इसे 6 से। ठीक, तो आ जाएगा 6 1 जा 6, प्लस 3 1 जा 3, प्लस 2 1 जा 2, और नीचे तो 12 आएगा ही। 6 and 3 9, 9 and 2 11, 11/12। तो R बराबर क्या आ जाएगा 12/11, पलट जाए 1/R है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 12/11। R मिल गया है, वोल्टेज दिया है 13, E बराबर या V बराबर कितना दिया है 13। हमें I पूछ रहा है, फार्मूला पता है ओम का, क्या होता है V इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू V/R, V इज इक्वल टू 13, R इज इक्वल टू 12/11, तो 13 गुणे 11/12। ठीक, 13 गिरेंगे 141, 143 अपान 12, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 2 बचा 23, 12 एकम 12 बचा 11, 110, 12 8 96। ठीक, तो I बराबर कितना आ गया 11.8 एम्पेयर, अम्पारे कह सकते हैं। ठीक, क्या लिख दिया हमने एम्पेयर, तो इसका मतलब करंट कितनी जाएगी यहाँ पर 11.8 एम्पेयर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, अभी पैरेलल पे आपने कर लिया, अब सीरीज पे करेंगे हम। तो सीरीज में कुछ नहीं है, सीधे R बराबर जोड़ देना, 6 7 3, 6 प्लस 7 प्लस 3। अगर एक सीरीज में एक तार से अगर जुड़े हो तो आ जाएगा 7 6 13, 13 3 16 ओहम। फिर हमसे पूछ रहा है करंट बताइए, इसमें I बताइए, V दिया है, R आपने निकाल लिया है, I निकालने के लिए तो I बराबर V/R, V दिया है 6 और R आपने निकाला है 16, तो आ जाएगा 3/8। क्या आ जाएगा 3/8 एम्पेयर। कोई दिक्कत? ये हो गया। अब आपके पास तीसरा क्वेश्चन है। ठीक, तीसरे क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। रो R दिया, R L की वैल्यू निकालनी है ना, तो पहले फार्मूला सही करेंगे। L बराबर होगा RA अपान नीचे रो आ जाएगा। ठीक, L बराबर RA अपान रो और उधर बचेगा L, तो L बराबर ये फार्मूला आ गया। R बराबर क्या है 10 ओम। एरिया क्या है, तो एरिया नहीं दिया लेकिन डायमीटर दिया वायर का। तो जो वायर होता है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, उसका एरिया अगर निकालेंगे तो आ जाएगा πr², πr²। ठीक, सिलेंड्रिकल है तो सर्किल ही बनाएगा, उसका एरिया निकालोगे तो πr²। लेकिन इसमें दिया है d। ठीक, तो d दिया है तो πr² अपान 2 नहीं 2r लिख सकते हैं। दो ऊपर गुणा कर दे 2 नीचे, तो 4 ऊपर गुणा कर दे 4 नीचे, तो हो जाएगा 2r का स्क्वायर। ठीक, 2r का स्क्वायर का मतलब d का स्क्वायर। 2r का मतलब क्या हुआ d और उसका स्क्वायर, तो जो 2 से हमने गुणा किया है वो 2 नीचे भी किया है। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं
2r की जगह पर d का स्क्वायर। अब फार्मूला बन गया पाई d स्क्वायर बाई 4 अपान रो की जगह पर क्या है 1.6 गुणे 10 टू पावर -8 मीटर में है, लेकिन आपका जो क्वेश्चन है वो mm में है, तो mm को मीटर में बनाने के लिए 1000 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.0005। ठीक, 0.0005 यहाँ पर रख देंगे हम, तो L बराबर आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई पाई 22/7 गुणे D की वैल्यू 0.0005 गुणे 0.0005 अपान 4 अपान 1.6 गुणे 10 टू पावर -8। कोई दिक्कत? अगर 10 टू पावर 8 से नीचे भाग कर दें, गुणा कर दें, और 10 टू पावर 8 से ऊपर भाग कर दें, गुणा कर दें, तो देखिए 4 यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट और ये वाला 4 पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो 8 को कैंसिल आउट कर दिया उसने, तो ये दोनों भी कैंसिल आउट हो गए। ये प्लस माइनस आ गया ना, तो कैंसिल आउट हो, ऊपर आएगा 5 5 जा, और ये आ जाएगा 10, और ये वाला आ जाएगा 22, और नीचे आ जाएगा 7 गुणे 4, और सबसे नीचे आएगा 1.6 अपान 1 लिख सकते हैं। ठीक, इस वाले पॉइंट को काटोगे तो ऊपर बन जाएगा ये, और इसे पलटोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1.6, और इसे इरेज कर सकते हैं। अब 1.6 नहीं, अब 16 आ गया पूरे। देखिए 2 से 2 2 जा, 2 5 जा, 2 1 जा, 2 11 जा, कितना आ गया 110। देखिए 7 से कहीं पर कट रहा है, 2 से और कट रहा है, 2 अट्ठे 2 पचपन। ठीक, 55 दूना 110। फिर अब कहीं नहीं कट रहा है ना, तो आप लिख देंगे 25 गुणे 5 गुणे 55 अपान 7 अठे 56। देखिए 55 अपान 56 लगभग एक ही आएगा कि नहीं? 55 अपान 56 लगभग एक आएगा, तो इस वाले को हम वैसे भी अप्रॉक्सीमेटली करके काट सकते हैं। 25 पंचे 125 125, लेकिन ऐसे ही काट दिया था तो कुछ कम करता कि नहीं? वो 0.999 आता, तो ये कुछ करता तो मैं मान लेता हूँ कि 124 या 23 आता मीटर। ठीक, इतने मीटर का वायर होगा। देखिए आंसर आ रहा है 123 22.6, और मैंने अप्रॉक्सीमेट करके कर दिया, तो लंबाई कितनी निकली है 123 मीटर लगभग। ठीक, तो आपका यहाँ तक आज ख़त्म हो गया है। अब आपको किसी चीज़ की इसमें दिक्कत है नहीं। ठीक, तो आप इसको हल कर सकते हैं, लगा भी सकते हैं। अगर इतना आप जानते हैं तो आपका बोर्ड एग्ज़ाम अच्छे से हो जाएगा। ठीक, थैंक फॉर वॉचिंग अस।